अस्सलाम वालेकुम। अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? मिसेस नवाब साहबा का इंतकाल हुआ था। उनके शोहर की तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे। डॉक्टर साहब नहीं मिले। कल मिलेंगे तो कल लेकर आएंगे। लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए मैं यहाँ नहीं रुका हूँ। उनके साथ उनके दामाद भी थे। उनसे तफसीली बातचीत हुई सर। ये चीज़ें बहुत बार पहले सोची हुई हैं, लेकिन अभी चूँकि एक ताज़ा तजर्बा, एक ताज़ा एक्सपीरियंस हुआ है, तो शायद कभी वीडियो पर ये बात नहीं की मैंने। हमारे सिंधी भाइयों में कुछ सिंधी कम्युनिटीज़ में एक रस्म होती है कि जब किसी के घर पे किसी की डेथ हो जाती है तो जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो कुछ पैसे देकर जाते हैं। अमूमन हमारे यहाँ ये नॉर्मली शादियों में होता है, या कोई बीमार है उसकी ताज़ियत के लिए जा रहे हैं तो कुछ गिफ्ट लेकर जाना, खास तौर पर फ्रूट्स। ये हमारा पुराना कल्चर रहा है। आज बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ है इस बात का कि अगर किसी के घर पर डेथ हो जाए और वो आप जानते हैं कि वो गरीब है, आप तो रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी भी, तो सर पैसे लेकर जाए यार। दुनिया कुछ भी कहे यार, आप देकर आए जितनी आपकी हैसियत हो सर। मैं बड़ा दिल दुखा है अभी। ये चीजें हम देखते रहते हैं। लोग फिर इसको मजहबी टच देते थे। खुदा वो मत दीजिएगा। आप जरूर करें अपनी रसूम और रवाज जो भी हैं, आप उससे मजहबी समझते हैं सर, कीजिए। लेकिन एक शख्स जिसका गरीब का घर में से एक अपना प्यारा, एक अजीज गुजर गया, और सर आपके लिए खाने, आपके लिए ताम, सब कुछ, आपको मालूम नहीं उसकी कंडीशन, आपको मालूम है, तो सर कम कहे हुए कुछ ज़्यादा जानिएगा। क्योंकि ऐसी चीज़ें बोलने पर शायद फिर कुछ लोग तनकीद कर देते हैं यार। लेकिन जिसका सर दिल दुखा हुआ हो ना, जिस पर बीती भी हो, फिर उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। भूख जो है ना, भूख सर कुफर तक ले जाती है। आपका ईमान ज़ायल हो जाता है। लोग, माएँ अपने बच्चों को मारकर सुसाइड करने पर मजबूर हो जाती हैं। बाप अपने बच्चों को, आपने देखा होगा, कुछ तो नफसियाती केसेस होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग तंग आकर सर भूख से। तो अगर कोई शख्स इस तरह का आपके इर्द गिर्द आपको गुजर जाए ज़िंदगी से, और आप अगर जाएं तो सर कुछ ना कुछ हेल्प करने की कोशिश। थैंक यू। चलें, चलते हैं। चौंतीस फीट 24। अच्छा। अच्छा, तेरे कपड़े आ गए हैं महानूर फातिमा। सही है, अच्छा है भाई। ये महानूर फातिमा का ईद का सूट है। चलो भाई, महानूर फातिमा का तो आ गया है। अच्छा लग रहा है। चलो ईद वाले दिन फिर आएंगे, फिर देखेंगे कैसा लग रहा है पहने में। बस देख लिया। मामा इसको छोड़ दो, भांजे इसको छोड़ दे। वो अब्बा दूसरा फीता लेकर आएगा, उससे नापेंगे, ठीक है? उससे नाप लेंगे। तो इसका वो तखमीना, अभी जो रफ एक तखमीना लगाया है वो यही है कि 24 फुट के टियर होंगे और 3 गार्डर होंगे 12-12 फीट के। कैसे हैं सर, खैरियत से?
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। अली मुनव्वर आपके साथ है। कुछ एक्टिविटी सुबह परफॉर्म हुई थी, कुछ शाम में। मैं मौजूद हूँ बाहर। मैंने आपको तारुफ करवा दिया होगा। इस कब्रिस्तान से मैं एक बार पहले भी गुजरा हूँ। काफ़ी पुरानी बात है। तो उस वक्त मुझे मालूम नहीं था ये कब्रिस्तान कितना कदीम है। हाँ, अंदाज़ा था कि ये कदीम है, कितना मालूम नहीं था। अब मैं यहाँ पर आया हूँ एक कब्र को ढूंढने। एक ये कब्र है जो मेरे सामने है, जो कि नई बनी हुई है। और माशाल्लाह से जैसे बाहर खूबसूरती है, अल्लाह ताला से दुआ है कि वैसे ही साहिब कब्र भी एक अच्छी ज़िंदगी में हो, जो कि बरज़ख की ज़िंदगी है। हमें उस ज़िंदगी का कोई शऊर नहीं है। अगर आपका ताल्लुक़ मीरपुर ख़ास से है तो आपने थामसाबाद का नाम ज़रूर सुन रखा होगा। ये मीरपुर ख़ास में एक कॉलोनी है। तो सर राजर थाम्स जो थे वो डायरेक्टर थे मीरपुर ख़ास फ्रूट फार्म के। मेरी इत्तला के मुताबिक वो अव्वलीन डायरेक्टर थे और ये बात है 1936 की। जब वो डायरेक्टर थे तो उनके साथ एक डिप्टी डायरेक्टर थे, खान बहादुर गुल मोहम्मद। और मैं जिस कब्र के सामने खड़ा हूँ ये खान बहादुर गुल मोहम्मद साहब के वालिद शेख अब्दुल रहमान साहब की कब्र है। इस कब्रिस्तान की पुरानी तरीन कब्रों में से एक, जो अपनी अव्वलीन हालत में कुछ न कुछ अभी तक मौजूद है। शेख अब्दुल रहमान, मरहूम शेख अब्दुल रहमान, तारीख 21 मार्च 1917। 1917 है ये? नहीं, क्या है ये क्या है? ये तो 19 है। दो एक 12 या 17? 12 या 17? 1917। जी जी, 1917। तो कमोबेश इस कब्र को 106 साल, ऐसे ही 106 साल पुरानी कब्र है शेख अब्दुल रहमान साहब की। और ये राजस्थानी या जोधपुरी पत्थर, चूने का पत्थर, अब नॉर्मली इस तरह की कब्रें नहीं बनाई जाती हैं। आप जानते हैं कि जब इरिगेशन का निज़ाम बनाया गया अंग्रेज़ों की तरफ से, चमड़ाऊ केनाल खुदे, तो उस वक्त इस इलाके में ज़िम्मेदारों को कपास की काश्त के बारे में आगाही देने के लिए खान बहादुर गुल मोहम्मद साहब का इंतखाब किया गया और उन्हें इस मकसद के लिए इंग्लैंड ले जाया गया। वहाँ तरबियत दी गई और फिर मीरपुर ख़ास रेलवे लाइन, ख़ास तौर पर ये जो मीटर गेज थी, छोटी लूप लाइन, मुख्तलिफ ऐसे इलाके जहाँ कपास की काश्त के लिए बेहतर ज़मीन मौजूद थी, वहाँ रेलवे स्टेशन बनाए गए और यहाँ से कपास को ट्रेनों के ज़रिए कराची बंदरगाह और फिर वहाँ से यूरोपियन मंडियाँ, ख़ुसूसी तौर पर इंग्लैंड भेजा जाता था। एच.एल. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई कॉलेज वाला रोड, चर्च की दीवार के साथ, जिसकी हमें कभी रिकॉर्डिंग की इजाज़त नहीं मिल पाई। सामने डिप्टी रजिस्ट्रार का मौजूदा ऑफिस और इर्द गिर्द सारे ही गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं, उनकी इमारतें हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस, सामने स्टेट लाइफ की बिल्डिंग, साथ में दरगाह मक्खन शाह। और यहाँ से होते हुए मुझे जाना है मीरपुर ख़ास के तारीख़ी स्पोर्ट्स ग्राउंड गामा स्टेडियम। एग्जैक्टली ये वक्त है जब मुल्क में अयूब खान साहब की हुकूमत थी।
मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वजारत खारजा से हटकर अपनी एक पार्टी बना चुके थे और पूरे मुल्क के तूफ़ानी दौरे कर रहे थे। उन्हीं दिनों वो मीरपुर खास भी आए थे और इसी गामा स्टेडियम में उन्होंने खिताब किया था। क्या आपको मालूम है कि वो रुके कहाँ थे? मैं आपको उस घर लेके जाना चाहता हूँ जहाँ उन्होंने स्टे किया था अपनी टीम के साथ। मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ मीरपुर खास गवर्नमेंट फ्रूट फार्म। मेरे साथ है। ये मीरपुर खास फ्रूट फार्म रेलवे फाटक है। इससे पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ। सामने रास्ता फ्रूट फार्म को जाता हुआ और ये तालपुर कॉलोनी या मीर फार्म कॉलोनी वाला रास्ता। तो जी मोहतरम, अब आ जाते हैं कैमरे पर। यहाँ जो घर है, इसी घर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इलेक्शन जीतने से पहले 70 वाले आए थे और जिसके बाद वो गिरफ्तार भी हो गए थे। मैं इस घर के अंदर तक तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे फैमिली की तरफ से कोई परमिशन नहीं है और परमिशन लेने का अमल कितना तवील हो, परमिशन मिले ना मिले, तो मैं ज़्यादा इतने लंबे काम करने का मुझ में हौसला नहीं है। तो झट से मैं आपको बता या दिखा देता हूँ। जैसे ही आप फाटक से तालपुर कॉलोनी की तरफ एंटर होंगे, मीर फार्म कॉलोनी की तरफ, तो ये कताए अराजी जो कि गेटेड है आपको नज़र आएगा। यहीं सर राजर थॉम्स रहते थे, मीरपुर खास फ्रूट फार्म के डायरेक्टर 1936 में, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। तो अब भी इस पर डिप्टी डायरेक्टर सिंध बोर्ड ऑफ स्टैटिक्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का बोर्ड लगा हुआ है। एक ये है गेटेड और ये डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है। तो यही वो सारी कताए अराजी है और इन्हीं में वो बंगले, वो घर जहाँ सर राजर थॉम्स रहते थे और उनके साथ डिप्टी डायरेक्टर थे गुल मोहम्मद साहब। और 1970 के अशरे में या करीब करीब जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसी घर में रिहाइश पजीर हुए थे। उस वक्त राजर थॉम्स तो यहाँ नहीं रहे थे, बल्कि उनकी जो बेगम थी लेडी सर थॉम्स, 1966 तक वो यहाँ रही हैं। तो उस वक्त वो भी नहीं होंगे 70 में। तो यहाँ खान बहादुर गुल मोहम्मद साहब की फैमिली ही रिहाइश पजीर रही होगी। तो अगर आप मीरपुर खास में रहते हैं और आपको नहीं पता कि मीरपुर खास में इलेक्शनों से जस्ट पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहाँ आए थे, तो वो यहाँ आए थे। और ये खान बहादुर गुल मोहम्मद साहब बेटे हैं अब्दुल रहमान साहब के, जिनकी कब्र में 1917 की जिनका इंतकाल और जिनकी कब्र SL कॉलेज वाले कब्रिस्तान में मैं अभी आपको दिखा कर आया हूँ। ये सामने जो सड़क आपको नज़र आ रही है, ये मुख्तियार कार ऑफिस वाली और डिस्ट्रिक्ट जेल वाली। अकरम भट्ट साहब, मुझे जब मैं यहाँ आज इत्तेफाक से अंदर आया हूँ तो मुझे आप याद आ गए। हमारे एक बहुत मेहरबान व्यूवर हैं अकरम भट्ट साहब। उनकी सेंट्रल जेल डिस्ट्रिक्ट जेल के इर्द गिर्द उनके दोस्त अहबाब, मुख्तियार कार ऑफिस और उनके दोस्त अहबाब, यहाँ कुछ और भी थे हमारे मेहरबान जिनके जो पुलिस लाइन में रहे हैं यहाँ पर, तो उनके घर भी हुआ करते थे। तो मैं अंदर आया हूँ यहाँ पर फारूक भाई के साथ, उनके कुछ रिलेटिव रहते हैं यहाँ पर। ये पुराने क्वार्टर्स बने हुए हैं मेरे अकम में, ये डिस्ट्रॉय तबाह हाल। तो मैंने सोचा कि कुछ यादें ताज़ा कर दी जाएं। अकरम भट्ट साहब, थैंक यू। और भी अगर हमारे कुछ मेहरबान, हमारी वो एक मेहरबान हमारी बहन थी जो घोटो फैमिली की, उस सिलसिले में हम वो पीछे टाउन थाना, अब वो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, उसके साथ वो क्वार्टर थे। ये थोड़ा इस तरफ वाले क्वार्टर हैं, तो मुझे ये याद आ गया। ये अब तो बहुत बुरी हालत है। हमारे मेहरबान व्यूवर देखकर कहेंगे कितनी गंदगी है, सच में। अब यहाँ तो कोई नहीं रहता।
16 साल हो चुके हैं। 17 जून 2007 जब हमारी शादी हुई। और ठीक है, छोटी मोटी तकरीब कर लेते हैं घर में, वैसे ही कुछ छोटा सा केक मंगवा लिया, कभी किसी साल मंगवाया, किसी साल नहीं मंगवाया। और ख़ास तौर पे बच्चे फिर हो गए तो फिर बच्चों के लिए उनकी सालगिरह को छोटा मोटा केक मंगवा कर वो मना ली। पहली बार है। इससे पहले मैं KFC आया था, वो वीडियो आप में से बहुत सारे व्यूवर्स ने देखी हो। कुछ भी खाया गया नहीं था, हमने परमिशन ही नहीं थी जेब की। तो अब यहाँ कैसे मौजूद हूँ, इसके पीछे भी एक सिलसिला है, और वो सीगा राज है। फाइनली शादी की 16वीं सालगिरह। कैसा रहा सफ़र? ये अच्छा रहा। बेगम कह रही है सफ़र अच्छा रहा है बहुत, 16 साल बहुत अच्छे गुजरे हैं माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। 3 बच्चे हैं, आज 2 ही बच्चे मेरे साथ हैं, एक बच्चा नहीं। तो क्या कहेंगे, हैप्पी एनिवर्सरी। ठीक है, बिस्मिल्लाह। तो बेगम जियो तुम हज़ारों साल, और इसी तरह से अपनी खुशगवार जो शादी की सालगिरह है, और कई साल हम लोग साथ रहें। मैं खुद ही खा लूँ। अच्छा, तो किस्सा मुख्तसर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी, उसके लिए माफ। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड होगी, उसके लिए माजूर। खाना खाएं हम लोग। थैंक यू आपका बहुत, अल्लाह हाफ़िज़।